Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी पोएम पढ़ने वाले हैं। बहुत सोचने को विवश करने वाली है ये पोएम आपको। मीन्स अगर आप इसको सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अगर आप इसके पीछे का भाव समझेंगे, राइट, कि बेसिकली जो पोएट है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है एंड व्हाट इज़ ऑन हिज माइंड, तो आप कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करेंगे कि बचपन में हम भी जू गए हैं और हमने भी टाइगर को देखा है, और क्या हम तब हमारे दिमाग में इस तरह की कोई बात आई जो पोएट के दिमाग में आई, या वाकई क्या टाइगर को केज में रखना सही बात है या नहीं है, या टाइगर इन द जू। सब बच्चों को शौक होता है ना कि जब हम जू जाएंगे तो वहाँ पे टाइगर देखेंगे, राइट। तो ये पोएम कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर है, वही चीज़, वही भाव जो है वो दर्शाती है दैट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी इन द जू। तो ये कहीं ना कहीं किस तरह से क्या फ्लो आता है पोएट्री का, किस तरह से वो बात बोली जाती है, किस तरह से वो सोचने में वो जो थॉट प्रोसेस है वो क्या रहता है, व्हाट इज़ ऑन द माइंड ऑफ अ पोएट एंड हाउ ही एक्सप्रेसेस इट थ्रू हिज वर्ड्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं इस पोएम में। पोएम या पोम, ऑफ कोर्स हमेशा मैं बोलती हूँ कि पोएम भी बोल सकते हैं, पोम भी बोल सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशंस। दिस इज चैप्टर 2 फॉर द क्लास 10th इंग्लिश बुक। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, लाइंस पे बहुत ध्यान देना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम पोएम पढ़ते हैं या पोम पढ़ते हैं, आजकल जैसे आप बोलते हैं उसको, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमेशा पोएम इज़ ऑलवेज बेस्ट हर्ड एंड बेस्ट अंडरस्टूड जब आप उसको थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, राइट। ऊंची आवाज़ में इन द सेंस कि जब आप उसको बोल बोल के नरेट करते हैं या रिसाइटल फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि रिसाइटल फॉर्म में जब पोइट्री रहती है तो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो म्यूज़िक है, जो फ्लो है, जो ट्यून है, वो आपको उसकी टोन जो है बहुत एक्सप्लिसिटली आपको समझ में आती है, जो अगर आप उसको सिर्फ मन में पढ़ेंगे तो नहीं आएगी, राइट। नाउ ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. मतलब ये क्या बात हो रही है, क्या समझ में आया यहाँ पे हमको पढ़ के? यहाँ पे हमको समझ में आई एक टाइगर की जो व्यथा है उसके ऊपर ही बात है कि जब आप एक टाइगर, जिसको ये जंगल का राजा कहा जाता है, जिसको अगर आप बात करते हैं तो इसको बेसिकली कहाँ होना चाहिए, इसको जंगल में होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि जंगल जो है उसका घर है। जैसे हमें अपने घरों से निकाल के अगर आप कहें कि लोगों को दिखाने के लिए या उनको एंटरटेन करने के लिए केज कर दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा, राइट। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हम बोलेंगे कि भाई वी ह्यूमंस आर नॉट मेंट फॉर दैट, दैट इज सो इनह्यूमन। बट इजंट इट बैड ऑन आवर पार्ट कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम इनको, जो आप कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिनको आपको उनको जंगल में रहना चाहिए, उनकी आज़ादी उनके लिए बहुत प्यारी है। हर आदमी को, हर चीज़ को, हर इंसान को, जानवर को, सबको आज़ादी पसंद होती है। इट इज़ वेरी अनफेयर कि हम अपनी खुशी के लिए उनको हम कैद करके रखते हैं, राइट। तो आजकल आप देखेंगे कि जूस का या सर्कस में जो पहले में टाइगर होते थे या एनिमल्स होते थे, उनको रखने पे अब प्रतिबंध लग गया है, राइट। सो इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू कीप देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट। आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखिए। आपको उन्हें देखना है, आप वहाँ जाके देखिए। जैसे आपको मालूम है नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर सेंचुरीज हैं, आप वहाँ जाइए और वहाँ टाइगर्स को देखिए उनके नेचुरल हैबिटेट में, राइट, जहाँ पे उनको आप देखेंगे एंड देन you will understand the regalia of the animal, you will understand the जिसको आप कहते हैं ना, जो उसकी जो एक्चुअली जो टाइगर है, जो उसकी रोरिंग है, आपको असली दहाड़ जो है टाइगर की वो वहाँ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो जू में जो टाइगर बंद है बेचारा, पिंजरे में जो बंद है, जो बार्स के पीछे जो टाइगर है, उसकी रोरिंग में क्या दम, मतलब उसमें तो बच्चे भी मूंगफली मार देते हैं, ठीक है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये बार में से उसको बाहर निकालिए और फिर आप हिम्मत कीजिएगा कि आप सामने भी खड़े हो जाएं,
तो आपको उसका जो प्रोवेस है, उसका जो रिगेलिया है वो समझ में आएगा, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। अगर मैं इसकी जस्ट बोलूं पोएम की तो सिर्फ वो यही है कि इसमें क्या बोला गया है। उसने बोला है कि आज वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है बेचारा, एक छोटा सा उसका पिंजरा है जिसमें वो इधर से उधर घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है। मतलब वो इतना, उसका जो पिंजरा है वो उसके लिए बहुत ही कैप्टिविटी उसके लिए इतनी छोटी है कि उसका जो जंगल का राजा है उसको आपने एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया है। वो अपने आप को वहां पे, आप सोचिए कि कितना घुटा हुआ या कितना बंधा हुआ महसूस करता होगा, राइट। वो बोल रहा है कि वहां पे उसकी जो रेज है या उसकी जो रोरिंग है वहां पे उसका भी कोई उसको मतलब नहीं है। वो भी अगर वो रोर भी करेगा तो भी उसकी रोरिंग से कोई चीज दहलेगी नहीं, कोई हिलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, राइट। उसको कहा जाता है कि आज की डेट में आपने उसको पिंजरे में बंद करके रखा है, जबकि उसको कहाँ होना चाहिए, उसको बिल्कुल आजाद होना चाहिए। उसको कहाँ होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए। उसको अपना शिकार जो वो करता है उसको वो करना चाहिए, उसको लर्क करना चाहिए शैडो में, या फिर आप बात कर सकते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी जो घास है, लॉन्ग ग्रासेस हैं, वहाँ पे उसको होना चाहिए। मतलब उसको बेसिकली कहाँ होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। उसको वहाँ पे जैसे घात लगा के शेर बैठता है शिकार करने के लिए, जब हिरन का झुंड जो है पानी पीने आता है, उसको वहाँ होना चाहिए। जहाँ पे हिरनों के झुंड आते हैं उसको वहाँ होना चाहिए। और हमने उसको क्या कर दिया है, हमारी वजह से, बिकॉज ऑफ अस ह्यूमन, उसको एक छोटी से, आप कह सकते हैं कि दड़बे में या छोटी सी जगह में, कैप्टिविटी में उसको बंद होकर रहना पड़ रहा है, जहाँ पे वो एक्चुअली उतने अच्छे से घूम भी नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, वो इंजॉय भी नहीं कर पा रहा। दैट यू नो, उसका उसका जो भगवान ने उसको जो रूप दिया है उसको भी वो अपने फुल उस पर जेनस पे एंजॉय नहीं कर पा रहा। दैट ही इज द टाइगर, यू नो। हम कोई बहुत ब्रेव आदमी होता है तो हम उसको कहते हैं ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर या ही इज अ टाइगर। ही इज एक्चुअली अ टाइगर। और वो बेचारा ऐसे एकदम यू नो दबा कुचला सा, सहमा सा अपने पिंजरे में है। तो इसके ऊपर आपने बात की है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि वो कहाँ पर है, लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर जो है खींची गई है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत विविड इमेजरी की जो है वो जो राइटर है, जो पोएट है, उसने यूज़ किया है। बहुत विविड इमेजरी का उसने यूज़ किया है कि उसने एक पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं ना, एक चरित्र जो है वो उसका बता दिया टाइगर का, और एक चित्र जो है उसने खींच दिया। मतलब आपको पूरा का पूरा, अगर आप आंख बंद करेंगे या इमेजिन करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा कि आपने किस तरह से टाइगर रहता है या उसको क्या होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे आप एक्चुअली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। द वर्ड्स आर सो पावरफुल दैट यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज अ टाइगर डूइंग एवरीथिंग, राइट। लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये आपको समझ में आ रहा है कि आप पूरा इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि टाइगर जो है घात लगा के बैठा हुआ है और कहाँ पे स्लाइड कर रहा है, लॉन्ग ग्रासेस में स्लाइड कर रहा है अपने नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ पे लर्किंग इन द शैडो। तो ये सब कुछ आप चित्रण जो है उसने खींच दिया है, ठीक है। यही एक्सप्रेशन, यही पावर होता है राइटिंग का। अब इसमें अगर आप बात करते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि भाई वो स्नर्ल कर रहा है अराउंड द हाउसेस, जंगल एज पे, मतलब जो जंगल के बाहरी क्षेत्रों में जो गांव बसे होते हैं वहां पर है, और वहां पे लोग जो हैं उसको एक तरह से, जो वहां पे विलेजर्स रहते हैं, जो विलेजर्स वहां पे जो रहते हैं, या गांव जो वहां पे बसा हुआ है, जो बसाहट का क्षेत्र है, वहां पे उसके नाम का दबदबा चलता है कि ये यहाँ पे इस जंगल के आसपास, यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे आसपास शेर रहता है, राइट। जहाँ पे आप कहते हैं ना, कई जगहों पे अगर आपने देखा हो तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि बाघ भ्रमण क्षेत्र, मतलब बिवेयर, बाघ भ्रमण क्षेत्र। मतलब क्या, यहाँ पे बाघ जो है वो ट्रेड करते हैं, या बाघ जो है वो स्ट्रॉल करते हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा संभल के रहिए, ठीक है। तो ये जो एक वो खींचा गया है, एक कॉन्ट्रास्ट खींचा गया है कि ऐसा होना चाहिए था, दिस वुड हैव बीन अ केस, और उसकी जगह विपरीत में है क्या, ये सब कुछ नहीं है। वो बेचारा बाघ जो है वो कहाँ पर है, वो टाइगर जो कहाँ पर है, वो जू में है, वो जू में कन्फाइंड है, कंक्रीट वॉल्स में, जहाँ पे उसकी व्यथा जानने वाला भी कोई नहीं है। और वहाँ पे वो देखता है बस लेटे लेटे, उसको आखिरी वॉइस जो है रात में क्या सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार की, और स्टे करता है वो अपनी ब्रिलियंट आईज। अगर आप टाइगर की आईज देखेंगे तो बहुत ब्रिलियंटली ब्राइट आईज होती हैं टाइगर की, ठीक है। अपनी ब्रिलियंट ब्राइट आईज से वो क्या देखता है, वो अपने जंगल में होता तो कैसा होता है, शायद वो ये सोचता है, क्योंकि पता नहीं क्या सोच पाता है, नहीं सोच पाता, लेकिन वो वहां पिंजरे में बैठे बैठे वो ऊपर जो पिंजरे से जो उसको स्टार्स दिखते हैं, ब्रिलियंट स्टार्स, वो उनको देख रहा है। गॉट इट। नाउ समरी क्या है भाई पोएम की, अगर हम बात करते हैं समरी क्या है पोएम की, पोएम किसके द्वारा लिखी गई है,
लेस्ली नॉरिस के द्वारा, ठीक है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई पोएम है। ऑफ कोर्स द पोएम इज़ वेरी वेरी हार्ट टचिंग पोएम। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत विविड इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है। विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा एक तरह की एगनी या आप कह सकते हैं एक तरह का कॉन्ट्रास्ट जो है वो ड्रॉ किया गया है। टू कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स हैव बीन प्रेजेंटेड, टू कॉन्ट्रास्टिंग world or pictures have been created. One second चीज जो है बहुत vivid imagination and visualization has been put to use. ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड या पिक्चर्स जो है उसको क्रिएट किया गया है थ्रू राइटिंग, और उसके अलावा एक बहुत ही विविड इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन प्रस्तुत किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अब ये पोएट लेस्ली नॉरिस ने क्या एक्सप्लेन किया है, एगनी और हेल्पलेसनेस केज्ड टाइगर की, ठीक है, उसने केज्ड टाइगर की दृष्टि से या उसने केज्ड टाइगर की नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश की है और उसकी वो जो फील करता होगा, जो महसूस करता होगा, उसको शब्दों में ढालने की कोशिश की है, ठीक है। तो उसने क्या एक्सप्लेन किया है, एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द केज टाइगर दैट लिव्स इन अ जू, जो जहां पे रहता है जू में रहता है, ठीक है। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकास्टिक या फिर एक जाइब लिया गया है ओवर द एनिमल्स केप्ट इन द जू और केप्ट इन द कैप्टिविटी, ठीक है। एक सिंपल सी चीज बोली गई है, बहुत सिंपल सी पोएम है, बड़े सिंपल से शब्दों में बोली गई है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बड़े आड़े हाथ लिया है पोएट ने। जब हम उन चीज़ों को या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जाइब लिया गया है, he has taken a jibe at the human activities that that see all the other species or all the other living beings as just a kind of as just the instrument of fun for him, right? हमें ये कहा गया है कि भाई हम अपने आप को बहुत इंडिस्पेंसिबल मानते हैं। ये चीज़ अगर किसी इंसान के साथ होती तो हम झट बोलते कि कितना इंसानियत से गिरा हुआ काम है, इन ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ किसी और स्पीशीज़ के साथ हो रही है, किसी जानवर के साथ हो रही है, सो वी आर सो यूज्ड टू इट कि हमें ये चीज़ एहसास भी नहीं होता कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें अपने फ़न के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं या कितना हम ख़राब कर रहे हैं या हम कितना प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। इसकी तरफ एक आप कह सकते हैं कि एक जो विजन है या व्यू है, ये रखकर उन्होंने बात की है, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन द जू। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे बात जो है वो केज टाइगर की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो हम इसका एक अलग से एंगल समझ सकते हैं वो यहाँ ये है कि बात सिर्फ केज टाइगर की गई है, लेकिन बात यहाँ पे जो हो रही है या अगर आप बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वो सारे ही एनिमल्स जिनको कैप्टिविटी में रखा जाता है या जू में अपने फन के लिए रखा जाता है, उन सब के लिए रिप्रेजेंटेशन का काम जो है वो केज्ड टाइगर जो है वो कर रहा है, ठीक है। Now, the poem begins with a description of the tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He has beautiful stripes on his skin and has velvet-like soft paws. अब क्या बात हो रही है भाई, यहाँ पे शुरुआत जो हुई है वो कैसे हुई है, यहाँ पे बात हुई है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रिगेलिया से भरपूर एक जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्राइड कर रहा है। स्ट्राइड क्या कर रहा है, उसकी जो स्ट्राइप्स हैं उसकी शरीर पे बनी हुई हैं। आपको मालूम है ना टाइगर स्ट्राइप्स, ये टाइगर की जो स्ट्राइप्स हैं उसके शरीर पे टाइगर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। ऑब्वियसली टाइगर है तो टाइगर स्ट्राइप्स तो होंगी, टाइगर स्ट्राइप्स हैं और वो अपने छोटे से केज में इधर से उधर स्ट्राइड कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उसके पास ज़्यादा जगह तो है नहीं तो वो घूम रहा है और उसके जो पॉज हैं, मतलब जो पंजे हैं ना उसके, वो पंजे जो हैं उसकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है वेलवेट के जैसे, ठीक है। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। बट टाइगर जो है वो खुश नहीं है, ही इज़ वेरी एंग्री बीइंग कन्फाइंड इन द केज। आपने कई बार, अगर टाइगर का तो खैर पता नहीं है आपको कि आप कितनी बार जू गए हैं और आपने कितनी बार देखा है,
लेकिन अगर आपने डॉग्स देखे हैं, जो घर में पालतू कुत्ते हम पाल लेते हैं, और वो डॉग्स जिनको आप ट्रेन नहीं करते और वो ज़्यादातर बंधे हुए रहते हैं, राइट। अगर आप डॉग्स को बहुत ज़्यादा कैप्टिविटी में रखेंगे और 24 घंटे उनको चेन लगा के रखेंगे, कहीं उनको लेके नहीं जाएंगे, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, उनको खेलने कूदने नहीं देंगे, तो बहुत एग्रेसिव, बहुत फेरोशियस हो जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि उनके अंदर गुस्सा भर जाता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल वही चीज़ है। अब वो तो डॉग्स की बात हो रही है, ये तो टाइगर है, ठीक है। तो आप सोचिए कि उसकी फेरोसिटी लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाता होगा। वो तो वैसे ही फेरोशियस एनिमल है, राइट। उसकी फेरोसिटी लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाता होगा। तो बिल्कुल भी खुश नहीं है वो टाइगर जो है वो इसमें बंद होके, इस केज में बंद होके, ठीक है। उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, आपको एक और बात मालूम है, जो स्ट्राइप्स होती हैं ना ये टाइगर की, ये उसकी फर पे नहीं होती, ये उसकी स्किन पे नहीं होती, ये उसकी जो अंदर की जो स्किन होती है, चमड़ी, उसके ऊपर भी ये स्ट्राइप्स होती हैं। आपको मालूम है, मतलब ये सिर्फ उसके बालों पर नहीं होती स्ट्राइप्स, उसकी स्किन में बेसिकली ये स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्राइप्स हैं उसके साथ वो वहां पे टहल रहा है, घूम रहा है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वाज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज, ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर, ये मैं बता दे रही हूं अब। The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch prey that is the deer. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्या बात हो रही है, एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है कि भाई अगर ये टाइगर जो है, अगर ये केज में बंद नहीं होता तो ये कहाँ होता, ये बाहर होता, ये बाहर होता, और कहाँ पर होता, ये शायद कहीं खुला घूम रहा होता, खुले जंगल में कहीं, जैसे वो राजा है तो बिल्कुल राजा के जैसे वो घूम रहा होता खुले जंगल में, और कहीं पे वो घात लगा के बैठता, कोई जो वाटर बॉडी है उसके आसपास, और लंबी लंबी घास में कहीं छुप के घात लगाता, स्लाइड करता लॉन्ग ग्रास के बीच में, और जहाँ पे जैसे ही उसको हिरणों का झुंड दिखता, डियर का, जिसको आप कहते हैं हर्ड ऑफ डियर, उसको दिखते आते हुए, जहाँ पे वो पानी पीने आते, तो वहाँ पे वो घात लगा के देखता और उनपे जिसको आप बोलते हैं अपने शिकार की तलाश में, और आते ही उन पे हमला कर देता, ठीक है। मतलब वो प्रे क्या है यहाँ पे, प्रे मतलब शिकार, ठीक है। मतलब उसका जो प्रे है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो शिकार, और वो कौन होता, डियर होता, ठीक है। तो अगर आप हर्ड ऑफ वहां पे डियर जहां पे आते हैं वाटर बॉडी के पास, वहां पे घात लगा के बैठता। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेसिडेंट ऑफ द विलेज अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, और उसने क्या किया होता, जैसे मैंने कहा कि भाई वो जो जंगल है, जंगल के आसपास बसे हुए बहुत सारे गाँव होते हैं, छोटे छोटे देहात होते हैं, गाँव होते हैं, राइट। तो वहां पे जो आसपास में गाँव के एरिया के आसपास जो जंगल है, वहां के जो लोग हैं बिल्कुल उसके नाम से भयभीत रहते हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि भाई साहब यहाँ पे आसपास एक शेर रहता है जंगल में, तो वो उनको टेरराइज भी करता। पर बेचारा रियलिटी में अगर ये होता, अगर वो जंगल में होता तो, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है, बट इन रियलिटी इट इज टोटली ऑपोजिट टू दिस। रियलिटी जो है, हकीकत में दुनिया जो है, कहानी जो है बिल्कुल उलट है। और क्या है कि वो कन्फाइंड है कहाँ पे, केज में। केज में कन्फाइंड होना मतलब बंद होना, ठीक है। वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल्स एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर। और इसका जो केज है वो किससे बना हुआ है, कंक्रीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि बहुत ये जो कंक्रीट जो उसका सेल है उसमें वो बंद है। कंक्रीट सेल मतलब सेल क्या होता है, एक जैसे अपन कहते हैं ना जेल का जो सेल होता है, मतलब एक आप कह सकते हैं कमरा जैसा, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं कि कैद खाने में है, कंक्रीट कैद खाने में है, और वहाँ पे वो हेल्पलेस है क्योंकि वहाँ से वो निकल नहीं सकता, वहाँ से वो जा नहीं सकता, वहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल बुरी तरह मजबूर है, वो फंसा हुआ है वहाँ पे। He could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them. अब वो ये भी जानता है कि वहाँ पे वो अपना जो पावर है ना, जो वो है बेसिकली उसकी जो असलियत है, वो वहाँ पे वो विजिटर्स जो आ रहे हैं बाहर से, मतलब कोई एक कितनी मतलब उसकी बेइज्जती है बेचारी की कि वो आ रहे हैं और टाइगर है और एकदम केज में है, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, उसके ऊपर ऐसे मार के चला जा रहा है पॉपकॉर्न उसके मुँह पे, है ना। मतलब वो कितना गुस्सा आता होगा, कितनी फिरोशियस होता होगा वो। लेकिन आप ये सोचो कि वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब वो बिल्कुल बेचारा अंदर बंद है, मतलब वहाँ पे उसके अंदर कोई पावर ही नहीं है, प्रोवस ही नहीं है, वो बाहर से निकल ही नहीं सकता, किसी को डरा ही नहीं सकता, तो वो कोशिश भी नहीं करता, ठीक है। वो ये बात जानता है, मतलब वो उसने शुरू में बेचारे ने जब नया नया आया होगा तब वो कोशिश करता होगा, दहाड़ता होगा जोर जोर से, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता होगा। तो फिर उसने धीरे धीरे उसको समझ में आया कि उसके दहाड़ने का या उसके गरजने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, या किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं होने वाला, कोई उससे घबराने नहीं वाला, कोई वो जो एक जो दहशत उसके नाम की चलती है वो यहाँ पे नहीं हो सकती जो जंगल में होती है। तो वो बेसिकली अब किसी को टेरराइज
रियलाइज करने की कोशिश भी नहीं करता। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगनाइज्ड बाय द पोएट। अब पोएट ने उसका जो दर्द है ना जो टाइगर का, कि उसने कि कितना उसको पेन है या कितना पावरलेस वो अपने आप को यहाँ पे महसूस करता है, ये चीज़ पोएट ने समझाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना वो बेचारा लायन किंग जो है वो कितना कितना दुखी है बेचारा, मोटे मोटे आंसू से वो रो रहा है ना। सो वी शुड नॉट डू दिस टू हिम ना। सो दैट इज वाई ये जो चीज़ है ये पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की है। वरना हम तो कई बार जाते हैं जंगल, और जंगल नहीं मतलब जू, हम कई बार जाते हैं और हमें लगता है कि यार सब कुछ जू में सब कुछ देख लिया लेकिन टाइगर नहीं देखा, होता है ना ऐसा, टाइगर नहीं देखा तो हमें लगता है कि क्या ही जू गए अगर टाइगर नहीं है तो। या फिर अगर अपन को पता चल जाए कि भाई कोई जू है और उसमें टाइगर नहीं है तो हमें ये लगता है कि फिर काय का जू है अगर टाइगर नहीं है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई टाइगर नहीं है तो अच्छा है ना, वो शायद अपने घर में होगा, राइट। उसका घर वो जू तोड़ना है, उसका घर तो जंगल में है तो वो वहाँ पर होगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अब ये तो एक जो है ये चीतू महाराज है, ये टाइगर नहीं है, चीते हैं। अब चीते भी आपको मालूम है ना कि बहुत टाइम बाद नामीबिया से इंडिया में आए हैं, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ हुई थी हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर मोदी जी जो हैं वो गए थे और वहाँ पे आपको पता चला है कि कूनो नेशनल पार्क में चीते आए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे चीतू महाराज बने हुए हैं, ये भी ही इज़ नॉट टू हैप्पी, ठीक है। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट अलोन ऑल्सो ही इज अलोन। अब वो कहता है, पोएट क्या कहता है कि रात के समय पे भी वो अकेला रहता है और उसको सिर्फ पेट्रोलिंग व्हीकल जो पुलिस की होती है उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। और वो क्या करता है बेचारा, अपने पिंजरे में बैठे बैठे स्टार्स को तकता रहता है, तारे तकता रहता है। उसकी केज लाइफ हैज टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी। उसकी ये जो कैप्टिविटी की जो लाइफ है, जो जेल में बंद है, वो जैसे कैदी जैसे जेल में बंद है, तो उसने उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को ही पलट के बदल के रख दिया है। द पोएट इज ट्राइंग टू say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। और वो कहता है कि कितना आयरॉनिकल है ये कि वो जानवर जिससे हम कहते हैं कि brave as a tiger, ferocious as a tiger, growling like a tiger, roaring like a tiger हम बोलते हैं, और उसी टाइगर को हमने इतना मजबूर, इतना हेल्पलेस, इतना fearless जानवर जिसके से पूरी दुनिया मतलब जिसके नाम पे कहती है कि भाई एकदम बहादुर, मेरा शेर बच्चा है, मेरा बहादुर बच्चा है, राइट, शेर जैसा बहादुर है। उसी शेर को हमने बेचारे को क्या किया है, उसी टाइगर को हमने क्या किया है, उसी टाइगर को हमने बेचारे को ऐसे बंधक बना के और अपने अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए हमने उसको कहाँ बंद कर दिया है, हमने उसको जेल में बंद कर दिया है, ठीक है। तो बात बेसिकली ये हो रही है कि भाई वो जो है वो बहुत मॉक कर रहे हैं एंड ही इज वेरी वेरी एंग्री विद द होल कंसेप्ट ऑफ पुटिंग टाइगर्स इन द जू। इन फैक्ट ही इज against, perhaps he is against the whole idea of having any animal put behind the bars, which is put behind the bars in this case it means zoo। नॉर्मल केस में हम जेल बोलते हैं जब हम इंसानों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको जू बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या बात की जा रही है, ये देखो यहाँ पे मैंने ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत है, वैसे हमने पूरा समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे इसको मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अंडरस्टैंड, वी हैव अंडरस्टूड द पोएम, राइट, वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर थिंग, वी हैव डिस्कस्ड इवन द एनोटेशन ऑफ इट, हमने पूरी तरह से उसको डिस्कस कर दिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जो ग्लोसरी ऑफ टर्म्स हैं, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आई है, सो विद दिस यू विल बी हेल्प टू, इट विल हेल्प यू टू डिसाइफर द furthermore meaning of it, right? He stalks in his vivid stripes, vivid stripes, stalks का मतलब होता है follows, ठीक है, फॉलो करना। ये बात आप लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्ड है या उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, मतलब क्या, पीछा करना या फॉलो करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स का यहाँ पे जो मतलब लिया गया है वो ये है कि वो स्ट्रॉल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। विविड स्ट्राइप्स मतलब रंग बिरंगी, अलग अलग कलर्स की, ब्राइट कलर्स की, ठीक है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, मतलब केज में है लेकिन केज से कुछ कदम पीछे वो टहल रहा है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, पैड्स मतलब क्या है, पॉज ऑफ टाइगर, है ना, उस पर काहे पे टहल रहा है, जाहिर सी बात है अपने पैर जो है वो आगे आगे बढ़ा के चलता जा रहा है वो, ठीक है। और उसके पैड्स जो है, उसके जो पॉज हैं, उसके अंदर की जो स्किन है वो बहुत वेलवेट जैसी सॉफ्ट है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, मतलब ये पता चल रहा है कि जो वो है वो टाइगर जो है वो उधर से उधर तक टहल रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स में, और कहाँ पे टहल रहा है, बिल्कुल केज के थोड़ा सा कुछ दूरी पे केज की वो टहल
टहल रहा है, मतलब जहाँ पे बार्स लगी हुई हैं वहाँ पे केज में टहल रहा है, और कुछ बार्स से कुछ दूरी पे वो टहल रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह से यहाँ पे आ रहा है वो, और अपने जो वाइट जो उसके पॉज हैं जो कि बिल्कुल वेलवेट जैसी अंदर की उनकी स्किन है उसको वो आगे बढ़ा के चल रहा है, और वो रेज में है। रेज मतलब एंग्री है, रेज मतलब एंगर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ इसमें पोएट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इन 4 लाइंस में पोएट एक्सप्लेन कर रहा है कि टाइगर जो है वो कन्फाइंड है। जू मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन, मतलब कलर जो है इसकी स्किन का बहुत ब्राइट है। ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज नॉट ईजी टू मूव इन इट, राइट। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स दिस लाइन ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वो जो है सिर्फ कुछ कदम ही चल पा रहा है, उसके पास ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज उसको टर्न लेना पड़ रहा है बिकॉज उसका जो केज है वो बहुत छोटा है। इट इज़ क्वाइट कन्फाइंड, it is quite concised in size, right? It is not a big enough cage for him to move freely, so उसको कुछ steps वो ले पा रहा है, उसके बाद he has to really turn around, right? He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. One cannot hear his footstep because he has a very soft feet like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footsteps. ठीक है, इसके जो पैरों की जो उसकी चलने की जो आवाज़ है, धमक है, वो सुनाई किसी को क्यों नहीं दे रही, क्योंकि इसके जो पैर हैं वो नीचे से बहुत सॉफ्ट हैं, उसके पॉज बिल्कुल वेलवेटी पॉज हैं, इसलिए जब वो पैर रखता है तो उसकी धमक या आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। कोई भी nobody can hear the tiger's footstep, and also tiger is known to actually tread very very softly. उसके पैरों की आहट जो है वो वैसे भी नहीं पता चल पाती है, तभी तो उसके प्रेस जो हैं उसको पकड़ नहीं पाते, मतलब उससे भाग नहीं पाते। पकड़ेंगे तो खैर क्या टाइगर को, लेकिन उससे भाग नहीं पाते क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो प्रेस है वो लपक के अपने प्रेस को पकड़ लेता है। ठीक है, नाउ इन दिस लाइन्स इट इज रिटन, वन कैन नॉट हियर हिज फुटस्टेप बिकॉज ही हैज अ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट, बिकॉज ऑफ विच there is no sound of the tiger's footstep. The tiger tries to control his anger by quietly walking in his limited areas of his cage. He is angry because he is not free. मतलब वो क्यों गुस्से में है, वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वो फ्री नहीं है, वहाँ पे वो आज़ाद नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा तो वो भी खुश नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब plump deer, एक और बात समझ लो कि deer ये जो शब्द है ना, ये आपको मालूम है हिरन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये हिरनों के लिए भी यूज़ होता है। मतलब ये जो है यहाँ पे प्लूरल सेंस में लिया गया है। आपको मालूम है डियर का सिंगुलर होता है डियर, ठीक है ये, और इसका प्लूरल क्या होता है डियर का। अब आप बोलेंगे डियर्स, लेकिन नो, प्लूरल भी डियर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। अब इसमें आपको क्या मालूम है, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब है यहाँ पे, मतलब वो शैडो में, लर्किंग इन द शैडो मतलब क्या, आप अपनी घात लगा के इंतजार कर रहे हैं। मैंने बार बार बोला ना कि घात लगा के इंतजार कर रहे हैं, मतलब परछाई में कहीं ना कहीं शैडो में पीछे छुप के घात लगा के आप इंतजार कर रहे हैं। टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, ठीक है, वहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब क्या, पीछे जहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं आप, पीछे लंबी लंबी घास है उसके पीछे कहीं स्लाइड कर रहा है। जहाँ पे वाटर होल मतलब कोई वाटर बॉडी के आसपास, जहाँ पे प्लम्प डियर पास मतलब प्लम्प डियर मतलब जहाँ पे अच्छा मोटू मोटू तगड़ा सा हिरनों का झुंड आएगा पानी पीने, या कोई अकेला भी अगर हिरन आ रहा है तो वो भी अगर आएगा तो वहाँ पे ऐसी जगह पे लगा के बैठा है जहाँ पे उसको अंदाजा है कि यहाँ कोई अच्छा बढ़िया मोटा तगड़ा शिकार जो है उसको आज मिल जाएगा। ठीक है, द पोएट सेज दैट इफ दिस टाइगर वाज फ्री, अगर यहाँ पे इफ जो है दिस इज कंडीशन, राइट, कि अगर वो फ्री होता, ठीक है, he would have had himself, he would have hid himself, hid मतलब छुपाना, himself behind the long grass near water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its फूड। अब यहाँ पे इट जो है आप समझ गए हैं, डियर की बात हो रही है, इट्स फूड यहाँ पे टाइगर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब उसको एज अपने खाने का जो उसका डिनर लंच जो है वो बढ़िया से शिकार मिल जाता है उसको। ठीक है, बेसिकली द पोएट वांट टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ द टाइगर इज टू लिव इन जंगल वेयर ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो। अब वो कह रहा है, मतलब बेसिकली पोएट का क्या कहना है कि भाई उसकी जो असली ज़िंदगी है, जो उसका असल ज़िंदगी का जो मज़ा है वो ये है कि वो राजा बन के रहे, और
और जंगल में जाए और अपना शिकार खुद ढूंढे, खुद उस पर हमला करे, खुद अपना शिकार करे और अपना खाना खाए। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि उसको किसी ने जंगल में केज में बंद कर दिया और अपना खाना दे रहे हैं और वो खा रहा है, राइट। डॉग में और टाइगर में फ़र्क होता है ना, मतलब वो चीज़ जो है इस पर पूरा का पूरा फोकस है किसका, पोएट का। नाउ he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे बेचारा ये पैंडा लगा हुआ है, ये हमारी स्टेप अप एकेडमी का पैंडा है। अब आप ये बस सोचिएगा कि पैंडा कहाँ से आ गया टाइगर की स्टोरी में, तो ये हमारा आप कह सकते हैं मैस्कॉट है। ठीक है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. मतलब आप क्या इसमें जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वो समझ लेते हैं। snarling around, ठीक है, बारिंग, जंगल से तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जंगल के बिल्कुल एंड में, मतलब जंगल जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे आप जंगल के आसपास जो बसा हुआ एरिया होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, तो आपको मालूम है उसके क्लॉज। ठीक है, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज मतलब डराना। ठीक है, विलेज मतलब क्या, गाँव। ठीक है, जो वर्ड्स है स्नालिंग का मतलब क्या होता है, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, स्नालिंग अराउंड द हाउसेस मतलब वार्निंग साउंड इन द सेंस आप कह सकते हैं स्नाल करना मतलब थोड़ा सा अपनी आवाज़ जो उनकी जो आवाज़ है वो निकालना, मतलब स्नाल करना, आसपास घर में घात लगा के घूमना ताकि किसी को पता चल जाए कि भैया यहाँ पे आसपास शेर या बाघ जो है वो टहल रहा है। ठीक है, अब बारिंग हिज वाइट फैंग्स मतलब अनकवर करना, बार करना मतलब किसी चीज को कवर करना, मतलब कवर करना होता है। बेरिंग मतलब आपने उसको बेर कर दिया, बार कर दिया। ठीक है, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होता है, फैंग्स होते हैं जो उसके आगे के जो 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 बड़े बड़े दांत होते हैं ना टाइगर के, आपने फैंग्स देखे, जो बड़े बड़े जो दांत होते हैं जो उसके आगे के, जैसे हमारे इंसाइजर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं ना, उस टाइप के जो उसके जो दांत होते हैं टाइगर्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। शार्प टूथ जो होते हैं एनिमल्स के उनको हम फैंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट बोल कह रहे हैं इनको फैंग्स बोलते हैं, देखो। ठीक है, ये जो दांत है ना इनको हम फैंग्स बोलते हैं, ये सारे फैंग्स हैं। ठीक है, नाउ द पोएट सेज if the tiger had been free he would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest. outskirts मतलब क्या, शहर के या फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स, हम बेसिकली सिटीज़ के लिए बोलते हैं, जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी हिस्से में। ठीक है, बाहरी हिस्से में बसाहट जो होती है उसको हमने बोल दिया। ही वुड टेरराइज पीपल विद अ शार्प टूथ एंड क्लॉज, दिस वुड क्रिएट फियर अमंग पीपल लिविंग इन द विलेज, अगर वो वहाँ पे होता तो। ठीक है, बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इसमें कोई एक्चुअली ऐसा कोई ग्लोसरी का टर्म नहीं था जो मैं आपको बताती, तो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है। स्टॉकिंग का मतलब आपको मैं बता ही चुकी हूँ, तो आप समझ गए। स्टॉकिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना, मतलब वैसे हम फॉलो करने को बोलते हैं, लेकिन इस मामले में हम स्टॉकिंग करना क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टहलने को बोल रहे हैं। ठीक है, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, ये भी बात हम समझ गए। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज। अब हम कहाँ पे आए हैं, हम आए हैं रियलिटी ऑफ द टाइगर। अब हम वापस आ जाते हैं, अब हम ये जो अगर वो होता, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, वो घात लगा के शिकार करता, या वो लोगों को डराता, या वो घर जो है वहाँ पे आसपास में उनके विलेजर्स को, विलेज को टेरराइज करता, ये करता वो करता, ये सब बातें हमने कर ली। अब वापस पहले स्टैंजा में पोएट ने क्या बोला, हमें पिक्चर दी उसने कि वो अंदर अभी टाइगर जो है केज में है। ठीक है, बाकी फिर उसने सेकंड थर्ड स्टैंजा में हमें क्या बोला कि अगर वो जंगल में होता तो किस तरह का सीन होता। ठीक है, और आखिरी स्टैंजा में कंक्लूडिंग स्टैंजा में आते आते उसने हमें फिर से वही चीज़ बताई कि भाई अब क्या हो रहा है कि वो अभी वापस अपने केज में है। ठीक है, वापस जो पूरी जिसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की दुनिया से वो बाहर आ गया है, वापस पता चलता है कि अपने केज में है। और क्या, नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी, आपको एक रियलिटी चेक होता है। That the tiger that is inside the cage, he says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. He further says that as the tiger is behind the bar, so his ferociousness मतलब क्या, उसकी जो गुस्सेल वाली प्रवृत्ति है, right, is also behind the bars, वो भी behind the bars मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब that is also in captivity, वो भी जो है कहीं ना कहीं कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। He just stalks in his cage, he never tries to terrorize the visitor because his power is restricted by the cage, वो किसी को
डराने की कोशिश भी नहीं करता, बिकॉज ही इज अवेयर दैट हिज पावर हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड, और आप कह सकते हैं कि वो अब उसके केज में के जो लाइफ है, जो माहौल है, उसमें वो ढल गया है। ठीक है, अब उसको ये मालूम है कि भाई उसका जो केज है वही उसका सब कुछ है, वो यहाँ से निकल ही नहीं सकता। तो उसने वो चीज़, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये जानता है कि वो चाह कर भी बाहर नहीं जा सकता, तो वो दहाड़ने की और किसी को डराने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर एज ही नोज दैट ही कैन नॉट अटैक देम। ठीक है, मतलब वो उन पर हमला नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, तो जबरन दहाड़ने का और रोर करने का कोई फायदा नहीं है। वो ये चीज़ समझ गया है, एंड दैट इज वाई ही डजंट इवन मेक एन एफर्ट टू डू दैट टास्क। नाउ he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो क्या करता है? पेट्रोलिंग मतलब क्या? गार्ड करना, मतलब पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं ना, पुलिस पेट्रोल करती है, गश्त लगाती है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलिंग। ठीक है, वो पेट्रोल, वो गाड़ी में डलाने वाला पेट्रोलिंग नहीं, पेट्रोल है ये, PATROLLING। ठीक है, पेट्रोलिंग मतलब क्या होती है? वो जो पुलिस गश्त लगाती है, गार्ड करती है, उसके लिए हम बोलते हैं। नाउ the poet says that in the night the tiger hears the sound of the patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at नाइट। और वहाँ पे वो क्या करता है बेचारा? वहाँ पे वो बैठे बैठे अपने पिंजरे में से क्या करता है? वो ब्रिलियंट ब्राइट आई से ब्राइट स्टार्स देखता है। क्या लिखा गया है? The poet want to say that the tiger is sad and he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. ठीक है, और वो कुछ कर नहीं सकता, वहाँ से निकल नहीं सकता, तो वो क्या करता है? फाइनली वहाँ पे बैठे बैठे केज में वो ब्राइट आई से, अपनी खुली बड़ी आँखों से वो खुले हुए आसमान को देखता है और चमचमाते हुए तारों को देखता है और अपने आप को बहला लेता है, शांत कर देता है, अपने को डाइवर्ट कर देता है और उसकी नियति को, जो उसकी जो फेट है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको केज में ही रहना है। नाउ अगर हम पोएट की स्केच की बात करते हैं, ये किसने लिखी है? मैं आपको नाम बता चुकी हूँ, जॉर्ज लेस्ले नॉरिस ने लिखी है। ठीक है, लेस्ले नॉरिस 1921 से 2006 तक इनका जन्म काल रहा है। वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट। ठीक है, वेल्श इनकी मतलब इनकी आप कह सकते हैं एथनिसिटी अगर हम बात करते हैं, तो वॉज अ वेल्श पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्श राइटर्स ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड। पोस्ट वॉर पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन वेल्श राइटर के तौर पे इनको जाना जाता है। इनके लिटरेरी वर्क्स ने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। हिज फेमस वर्क्स आर फाइंडिंग गोल्ड, द लाउंड वंडर, फीनिक्स लिविंग पोएट सीरीज, रैंसम एटसेट्रा। और एक और बात है, इन्होंने ये पोएम मात्र 17 साल की उम्र में लिखी थी। ठीक है, मतलब 12 साल की उम्र से पोएट बनना चाहते थे और 17 साल की उम्र में ये पोएम इन्होंने लिख दी थी। अब आपको मालूम है कि ये देखते हैं तो ये बहुत, एक वॉटसन करके एक पोएट थे, उनसे डिलन थॉमस, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और ऑफ कोर्स ही वाज अ एनिमल लवर थे, तभी उन्होंने शायद इतनी संवेदनशील वे में ये बातें समझी, सोची। एक 17 साल, मतलब आप सोचिए 17 साल की उम्र में ये पोएम पब्लिश हो गई थी, तो मे बी इन्होंने लिखी उसको और भी पहले थी। कहा जाता है तकरीबन 15-16 साल की उम्र में, जितनी शायद आप लोगों की अभी एज है, उस एज में इन्होंने इतनी सेंसिटिव पोएम लिखी थी। और सेंसिटिव पोएम लिखी थी, बाद में इसमें काफ़ी सारी लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो भी इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं कि या तो उनमें इतना सेंस था कि उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी, उनको आइडिया था और उन्होंने उस तरह से लिखी थी, या फिर हम उसमें से बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस हम निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इनके बारे में, वेल्श मैंने आपसे कहा, तो वेल्श से आप ये समझ सके होंगे, वेल्श मीन्स जो वो व्यक्ति जो कि वेल्स में रहता हो। वेल्स मतलब जिसकी जो एथनिसिटी है वो कहाँ का रहने वाला है, वो वेल्स का रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपको ये क्या मालूम है, यूरोपियन है, वेल्स आपको मालूम है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, लेडी डायना वाज अ प्रिंसेस ऑफ वेल्स, तो बिल्कुल वहीं की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को आप वेल्श बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने इनका बहुत ही अफ्लुएंट करियर रहा, बहुत अच्छा करियर रहा, बहुत फेमस पोएट माने जाते हैं ये, और बहुत अच्छा इनका करियर रहा टीचिंग में, बहुत अच्छे टीचर भी रहे ये। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में भी पढ़ाया, ब्रिटेन में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो ही इज़ नोन फॉर हिज टीचिंग स्किल्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ पोएट, एंड ही वॉज एन एनिमल लवर ऑफ कोर्स।
नाउ अब मैंने कहा कि बहुत सारी पर्सनालिटी में जो उनकी बात थी वो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे एनिमल्स को लेके, उनको कभी भी ये समझ में नहीं आया कि लोग उनको कैप्टिविटी में रख के कैसे खुश हो सकते हैं एनिमल्स को, राइट। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती थी, तो इसके ऊपर उन्होंने पोएम लिखना शुरू की। अब क्योंकि या तो वो फ्लो में उसको लिखते चले गए या फिर उन्होंने ये सोच के लिखी कि मैं किस तरह का उसका फ्लो रहेगा, क्या टोन रहेगा, क्या राइमिंग स्कीम रहेगी, ये उन्होंने कितना सोचा, कितना समझा, या मैं कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस उसमें डाल रहा हूँ, इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ये उन्होंने सोचा या नहीं सोचा उतनी कम उम्र में, ये नहीं पता। लेकिन बाद में जिन लोगों ने इस पोएम को एनालिसिस किया, जिन्होंने इसके ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया, क्रिटिकल आप कह सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग हुई इस पोएम की, तो उन्होंने इसमें से बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस निकाली हैं। लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं इनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। इनको आप लिटरेरी डिवाइसेस सॉरी सी है ये, डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह के समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, द पोएट रेफर्स टू द टाइगर बाय द वर्ड ही, ठीक है। तो आपने क्या किया, पर्सोनिफाई करना क्या होता है, पर्सोनिफाई करना होता है जब आप किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन का दर्जा दे रहे हैं, या आप उसको पर्सोनिफाई करना मतलब आप उसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसका जेंडर असर्शन हुआ है, उसको ही करके संबोधित किया जा रहा है, इस वजह से वी आर वेरी श्योर कि उसने उसका पर्सोनिफिकेशन किया है, ठीक है, which is used for humans. So the tiger has been personified as a human with emotions who can understand and who can feel, ठीक है। उसको क्या कहा गया है, उसको इस तरह से लिया गया है कि वो एगनी फील करता है, उसको बुरा लगता है, उसको महसूस होता है, उसको हेल्पलेस महसूस होता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, टाइगर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस के साथ, कि उसके अंदर भी वही चीज़ें महसूस करने का, फील करने का मादा है जो हमारे अंदर होता है इंसानों के तौर पे, ठीक है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं मेटोनमी। मेटोनमी किसको कहते हैं, मेटोनमी जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर दैट वन थिंग मेंट। मतलब क्या बात हो रही है, अगर आप बात करते हैं, आपने उसकी जो बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, मेटोनमी मतलब अगर आप बॉडी ऑफ द टाइगर जो है उसको हमने क्या बताया है, क्या सिग्निफाई कर रहा है वो यहाँ पे, अगर आप स्टैंजा 4 में देखते हैं तो उसकी जो बॉडी है टाइगर की, वो पूरी पूरी बॉडी क्या आपको बता रही है, उसकी स्ट्रेंथ या उसके रिगेलिया के बारे में, राइट। तो इसको हम कहेंगे मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब है इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट, ठीक है। तो इसको आपको ये एग्जांपल से आपको मेटोनमी समझ में आ गया होगा। वैसे ही इसमें एक सिनेडोकी यूज हुई है। सिनेडोकी क्या होती है, जब आप किसी पार्ट से होल को समझाने की कोशिश करते हैं, आपने एक चीज बोली और आपने उससे पूरी सब चीजें जो है आपने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो इसके लिए आप रेफर करते हैं मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जैसे मैंने कहा कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर, ठीक है। अगर मैंने ये कहा ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर, मतलब कोई जो है वो टाइगर जितना स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने यहाँ पे यूज की सिमिली, ठीक है। वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। कि मैंने कहा कि somebody is as strong as a टाइगर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एज स्ट्रॉन्ग एज अ वाली बात आई तो ये हो गया सिमिली। अब यहाँ पे मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जब आप किसी को कहेंगे कि यहाँ पे सिमिली और मेटाफर तकरीबन पास पास होते हैं। अब सिमिली तो आपने कह दिया एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर, अब इसी में अगर आप मेटाफर बोल देंगे तो आप कहेंगे, इसी को अगर मैं मेटाफोरिक वे में बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी मैं ही इज अ टाइगर, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो पोएट कंपेयर क्या करता है, कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द फॉरेस्ट। ही टेल्स हाउ द टाइगर फील्स इन द केज एंड हाउ इट वुड हैव बीन फीलिंग इफ इट वाज फ्री। अब एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, जैसे शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब शुड बी लर्किंग इन द शैडो, शुड बी लर्किंग इन द शैडो, थोड़ा सा आपको एक समझ में आ रहा है ना कि इसमें कंसोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। प्लम डियर पास, वे प्लम डियर पास इन कॉन्क्रीट सेल। तो आपको ये जब आपको सुनाई दे रहा है कॉन्क्रीट सेल,
प्लम डियर पास, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात कर लेते हैं सिंबोलिज्म की। सिंबोलिज्म क्या होता है? जब आप किसी चीज को एज अ सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब जैसे हम बात करते हैं, इफ इट इज यूज ऑफ सिंबॉलिक इमेजेस इन इनडायरेक्ट सजेशन टू एक्सप्रेस मिस्टिकल आइडियाज, द पोएट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द टाइगर एंड स्टार्स इन द स्काई एज ब्रिलियंट। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है जब आप एक आइडिया को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं एज अ सिंबल। अब यहाँ पे जब हमने बात की टाइगर की आईज की, विच वर ब्राइट आईज एंड ब्राइट स्टार्स, राइट, तो इनके बारे में बात की जा रही है। अब उनकी बात अगर आप कर लें तो ये दोनों ब्राइट हैं अपनी अपनी वजह से, ठीक है। इनके अपने अपने कारण, अपने अपने रीजन है और अपनी अपनी आप एक बात कर सकते हैं कि अपनी अपनी चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन टाइगर की आईज जो है वो ब्राइट हैं, क्यों है? उसके दो कारण हो सकते हैं। आंखों में तेजी आने के क्या कारण होते हैं? दो चीजें होती हैं, या तो आप बहुत खुश हैं, इलेटेड हैं, या आप बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं, या फिर आप जब गुस्से में होते हैं तब भी आपकी आंखों में एक तेज आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है द आईज ऑफ द टाइगर आर ब्राइट ईदर बिकॉज ऑफ रेज और बिकॉज ऑफ हिज मैजेस्टिक लुक्स, ठीक है। तो अब ये क्यों है, ये सामने वाले ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। ऑफ कोर्स हम बात जो कर रहे थे वो टाइगर की एगनी की कर रहे थे, उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी एक जो उसका जो तकलीफ है उसके अंदर, जो वो केज में बंद है, उसकी कर रहे थे। तो या तो वो इसकी वजह से गुस्से में है, इस वजह से उसकी आंखों में तेज है, या फिर वो अपने आप को डाइवर्ट करना चाहता है, उसने अपना जो अपनी नियति है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और फाइनली वो क्या कर रहा है, उसने अपनी नियति एक्सेप्ट करके अब उसका मन जो है वो कहीं और लगाना चाहता है, और वो खुले आसमान की तरफ देख रहा है टकटकी बांध के, ठीक है। और वो टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा है जो कि क्या है, उसकी आंखों की ही तरह ब्राइट है, ठीक है। तो ये क्या आप इसका आशय निकालते हैं, क्या आप इसका मतलब निकालते हैं, ये पोएट ने आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। ऑन द अदर हैंड, द स्टार्स आर ब्रिलियंट बिकॉज दे ट्विंकल इन द स्काई, क्योंकि वो आसमान में टिमटिमाते हैं। ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई है। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस हमने कर ली हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं हमें ये भी समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में आप जैसे एक बार बहुत सिंपल सी चीज होती है कि जब आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको अगर जो बात की जा रही है, कही जा रही है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप उनको कर ही लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज and in the wild, arrange them in 2 columns। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आपको ऐसे वर्ड्स पोएम में से छाटने हैं, निकालने हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं मूवमेंट और एक्शन जो है टाइगर का, उसको, ठीक है। और आपको दो चीजों को, एक तो उसका टाइगर का जो मूवमेंट है केज में वो, और जो उसका मूवमेंट है वाइल्ड में वो, और इनको आपको अरेंज करना है 2 कॉलम में। तो मैंने इनको क्या किया है, 2 कॉलम यहाँ पे बना लिए हैं, और इसमें मैंने लिख दिया है ऊपर, जैसे यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं इन द केज, और यहाँ पे हमने लिख दिया इन द वाइल्ड, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्सप्रेशंस हैं जो यूज किए गए हैं पोएम में, जो टाइगर की जो 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 आप कह सकते हैं ना कि जो उसकी इन द केज की लाइफ को डिनोट कर रहे हैं, और जो चीजें इन द वाइल्ड कर रहे हैं, हम दोनों ने उसको लिख दिया स्टॉक्स, ठीक है। जैसे वो कहा गया था कि वो स्टॉक करता है अपने बंद पिंजरे में, ठीक है। क्वाइट रेज, मतलब आपको मालूम है कि क्वाइट रेज मतलब गुस्से में है वो। और इसमें एक और बात की गई थी, इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है। वो कैसे स्टॉक कर रहा है, अपने वेलवेटी जो पॉज हैं उससे वो स्टॉक कर रहा है, ठीक है। क्वाइट रेज, गुस्से में है, उसको पसंद नहीं आ रही है वो चीज, इग्नोर करता है विजिटर्स को, क्योंकि उन पर वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, तो वो कोशिश भी नहीं करता। हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वहां पे उसको रात में क्या पता चलता है, उसको पेट्रोलिंग जो कार्स होती हैं, जो कि आपको मालूम है गश्त लगाती हैं, उनकी आवाज उसको सुनाई देती है। और वहां पे वो अंदर से क्या देख रहा है, ब्राइट स्टार्स को तक रहा है, या स्टेयर्स एट स्टार। ये चीजें इसमें बताई गई हैं अबाउट द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जू, ठीक है। और इन द वाइल्ड के लिए क्या बोला गया है, लर्किंग इन शैडो, जिसमें वो कहा गया था ना, वो घात लगा के शैडो में बैठा हुआ है, ही इज लर्किंग इन शैडो। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास मतलब घात लगा के बैठा हुआ है अपने शिकार के इंतजार में, लंबी लंबी घास के
के पीछे छुप के। स्नालिंग अराउंड द हाउसेस, मतलब आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ कि वहां पे जो आउटस्कर्ट्स में, जंगल के आउटस्कर्ट्स में जो घर है, जो बसाहट है, वहां की बात हो रही है कि वो स्नाल कर रहा है उन घरों के आसपास। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब उसके जो नुकीले बड़े बड़े दांत हैं उनको वो दिखा रहा है, गुर्रा रहा है, वाव करके ग्रोल कर रहा है, मतलब मुझसे तो बन नहीं रहा है ग्राउलिंग, लेकिन हाँ ग्राउल कर रहा है, ठीक है। और विलेजर्स को क्या कर रहा है, टेरराइज कर रहा है। तो ये दोनों वर्ड जो हैं यहां पे हुआ है। अब एक और चीज मैं इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछे भाई थीम क्या है, ठीक है, स्टोरी तो हमने समझ ली, स्टोरी लाइन भी हमारे समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि थीम क्या है, अगर हम इसकी पोएम की बात करें तो एग्जैक्टली थीम क्या है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम। ये समझ में आया कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थीम क्या है इस पोएम की, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं। थीम मतलब कि एक बेसिक अंडरलाइन क्या है। अगर आप इसमें एक बात करते हैं कि अगर कोई आपसे एक लाइन में बोले कि इसको बताइए पोएम किस बारे में है, तो आप क्या बोलेंगे, लाइफ इन कैप्टिविटी एंड लाइफ ऑफ फ्रीडम, राइट, इसके ऊपर है, ठीक है। बाकी अगर आप टाइगर की बात करते हैं, वो भी एक सिंबॉलिक वे में यूज किया गया है। टाइगर सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं है, अगर आप बात करते हैं तो हर वो एनिमल जो कि जू में है उसके बारे में बात करता है, उसका भी सिंबल है, उसका भी प्रतीक है, राइट। हर उस चीज का प्रतीक है जिसको अगर आप जो अपने पूरे निखार पे, शबाब पे रहता है, जब फ्री रहता है, लेकिन जब आप उसको बांध देते हैं, उसको आप किसी चीज में टाई अप कर देते हैं और उसको रख देते हैं कहीं पर, तो उसकी जो एक है या उसकी जिसको आप कहते हैं रेगेलिया है, या उसकी जो मेजेस्टिक एक उसकी जो उसकी पर्सनालिटी की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आप उसको खत्म कर दे रहे हैं या उसकी पर्सनालिटी को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। ये भी इसकी थीम हो सकती है। तो सिंपल लैंग्वेज में जब अगर आप बोलेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज अबाउट कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम की इसकी थीम है। अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वर्ड डिस्क्राइब टू प्लेसेस, ठीक है। अब हमें दो प्लेसेस को जो डिस्क्राइब कर रहा है, हमें वो उन शब्दों को ढूंढना है, किसमें से, पोएम में से, और उनको हमको अगेन दो कॉलम्स में अरेंज करना है, ठीक है। ऐसे जब आप अरेंज करते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ईजी हो जाता है फॉर द इवैल्यूएटर टू सी एंड चेक, राइट। बहुत जिसको आप कहते हैं ना, बहुत हौच पौच करके आप लिखेंगे तो वो आपकी मार्क्स को डिडक्ट करते हैं, राइट। अगर आप उसको बहुत क्लियरली लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले को पढ़ के उसका दिल खुश हो जाता है और वो आपको बहुत बढ़िया नंबर देता है, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम कर लेते हैं, पोएट ने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं दो इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट खींचने के लिए, या दो सिचुएशंस में जो एक फर्क है वो दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक 17 साल के बच्चे ने, या 17 साल का लड़का, आप कह लीजिए बच्चा ही है वैसे तो, एक टीनेजर ने बेसिकली इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजरी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अब केज को क्या एक्सप्रेस करता है, केज अगर जो वर्ड है उसको क्या क्या एक्सप्रेस करता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब जैसे उसमें लिखा गया है उसका केज है, उसके बार्स हैं, उससे कुछ स्टेप पहले, है ना, जब वो स्ट्रोल कर रहा था, या जिसको आप कह सकते हैं स्टॉक कर रहा था, ठीक है, शेर, तो उसकी बात हो रही है। लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, मतलब आपको ये पता चलता है कि वो कॉन्क्रीट का बना हुआ है, ठीक है, मतलब आपको ये मालूम है कि वो पूरी तरह से कॉन्क्रीट सेल किसको बोलते हैं हम, एक तरह से बंकर को आप बोल लीजिए, या वो जहाँ पे कैप्टिविटी में उसको रखा गया है जू, वो कॉन्क्रीट का बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब उसका जितना पावर, जितना प्रोवेस है, वो भी कहीं ना कहीं जिसको आप बोलते हैं कि खत्म कर दिया गया है, डिमिनिश कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है, और उसको भी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, ठीक है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, मतलब जो लोग उसको देखने वहां आते हैं उनके ऊपर वो अब अपना गुस्सा या तेज जो है वो नहीं दिखाता, उनके ऊपर नहीं गुर्राता, और वो इग्नोर करता है विजिटर्स को, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीजें केज के बारे में बोली गई हैं। वाइल्ड के बारे में क्या बोला गया है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शैडो, lurking shadow, long grass, snarling around houses, baring his white fangs, fangs मतलब आपको मालूम है जो बड़े बड़े टीथ हैं उसके, क्लॉज, ठीक है, पंजे, और टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
Notice the use of word repeated in lines such as these. On pat the velvet quiet in his quiet rage and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या कौन सा शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पे quiet quiet, यहाँ पे brilliant eyes और brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं इनको जब रिपीट किया गया है तो ये रिपीट क्यों किए गए हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पोएट्री में. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. जो मैंने लिखा है आप वो पढ़ सकते हैं, इसमें आप अपने वर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं. द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड्स टू गिव अ नाइस इम्पैक्ट टू हिज पोएम, लाइक द यूज ऑफ क्वाइट विद वेलवेट पैड डिस्क्राइब दैट द टाइगर हैज टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. ठीक है, ही कैन नॉट रन एज ही वुड हैव डन had it been in the forest. had it been कर सकते हैं, had he भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको जिस भी तरह से लेना है आप वो कर सकते हैं. और दूसरी बात क्या है, वेलवेट क्यों बोला गया उसके पैड्स को, क्योंकि इसकी जो अंदर की स्किन है अंदर की वो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल वेलवेट की तरह. राइट, यहाँ पे क्वाइट रेज का मतलब होता है कि उसका जो हिडन एंगर, जो उसका छुपा हुआ है लेकिन गुस्सा है उसके अंदर, जो एंगर उसके अंदर सीप्टन है, जो एंगर उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उफान मार रहा है ना, जो गुस्सा एकदम दबाया हुआ है उसने, उसके बारे में क्वाइट रेज बोला गया है. तो उसको मैंने कैसे लिखा है, where quiet rage shows the hidden anger inside him which has grown stronger because of his confinement in the cage. ठीक है, धीरे धीरे जैसे मैंने आपको कहा था ना, वो डॉग जिसको आप पट्टा बांध के अगर 24 घंटे बांध के रखते हो तो उसके अंदर फेरोसिटी बढ़ जाती है. तो ये तो टाइगर है, ऑब्वियसली जब डॉग के अंदर फेरोसिटी बढ़ जाती है तो टाइगर के अंदर कितनी बढ़ जाती होगी. राइट, तो आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि उसकी जो आप कह सकते हैं उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो फेरोसिटी है वो चैनलाइज नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली इट इज जस्ट heaping up inside him. Right, so this is exactly what we are trying to say here. Quiet rage shows the hidden anger inside him which has grown stronger because of his confinement in the cage. The next word he uses brilliant. दूसरा शब्द कौन सा है, brilliant. ठीक है, the word brilliant in the first line means the twinkling bright stars. मतलब किसके लिए यूज किया है हमने, bright stars के लिए, चमकते हुए तारे जो आसमान में हैं, खुले आसमान में. और brilliant वर्ड यूज किया गया है दूसरी बार टाइगर की आईज को डिपिक्ट करने के लिए. ठीक है, जो उसकी दो चीजों को कर सकता है, एक तो उसके मेजेस्टिक रेगेलिया को डिपिक्ट कर सकता है या फिर उसकी सैडनेस, या आप कह सकते हैं उसकी आंखों की एक आप कह सकते हैं तेज, कई बार गुस्से से भी या रेज से भी बढ़ जाता है, आप उसको भी कह सकते हैं. सैडनेस ऑफ द टाइगर या तो शोज द सैडनेस और इसमें क्या बात कर सकते हैं, और रेज और सप्रेस्ड रेज. Suppressed मतलब दबा हुआ. Rage of the tiger who would have led a free and fearless life if it were in jungle. Again, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ही कर सकते हैं, पर जो भी आप लिख रहे हैं अगर आप उसको ही कर रहे हैं तो फिर आप उसको ही मेंटेन कीजिएगा, इट कर रहे हैं तो आप उसको इट मेंटेन कीजिएगा. लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही मैंने लिख दिए हैं. ही मैंने लिखा है क्योंकि हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं. पर्सोनिफाई मतलब हम उसको एक इंसान के तौर पे बात कर रहे हैं या एक इंसान के तौर पे ले रहे हैं, उसके जज्बातों को, उसकी फीलिंग्स को, तो हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं. इट अगर आप लिखते हैं तो वो भी ग्रामेटिकली सही होगा. राइट, इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे. बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम थी, जो भी आप बोलना चाहें. अगेन मुझे लगता है कि हमने पूरा कवर किया है. आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो जो मिस हो गई है कि मैम ने ये नहीं बताया, ये कवर नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं मुझे, एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू. इसके लिए आपको स्टेप अप अकेडमी को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. दैट्स राइट, आपको आपकी जो पढ़ाई है पूरी, आपकी जो तैयारी है हम आपके साथ कराएंगे. वहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है. बाकी जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं वो आप पढ़ पा रहे हैं, CUET, JEE, CLAT, ये सब कुछ भी आप अम्ब्रेला टर्म के नीचे पढ़ सकते हैं. सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.